नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने पुनः एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक विशेषकर कक्षा 11वीं 12वीं बीएससी और आईआईटी पीईटी इन नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। जो जिन विद्यार्थियों को या जिन छात्रों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी थ्योरी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप मेरे हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। से वर्तमान में चल रही बीमारी से बचने के लिए आप अपने हाथ को नियमित साबुन से साफ़ करते रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के पर्पज़ से तो आप अपने चेहरे पर मास्क, रुमाल अथवा गमछे का प्रयोग ज़रूर करें ताकि आप कोरोना से संक्रमित होने से बच सकें। दोस्तों, आते हैं हम अपने टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन के बारे में हमने आपको पिछले कक्षा में हल्का बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी भी नोकदार या क्षारधार या छूरधार या नुकीले पदार्थ से टकराता है तो वह किसी मार्ग में लौट जाता है या मुड़ जाता है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं, जिसके लिए हमने आपको एक मार्कर की सहायता से प्रैक्टिकली बताया था दोस्तों। उसकी परछाई बनाकर विवर्तन की घटना के फलस्वरूप वस्तु का परछाई बनता है, अर्थात उसका शैडो बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब तक किसी वस्तु पर विवर्तन की घटना नहीं होगी हमें परछाई नहीं प्राप्त होगी। परछाई मतलब शैडो, छाया। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं इसकी परिभाषा में। परिभाषा कहता है कि जब तरंगों के मार्ग में कोई अवरोध आता है, रुकावट आता है या तरंगे किसी छिद्र में से गुजरती है तो तरंगे अवरोध या छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, इसको दूसरे रूप में भी अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं कि धार वाले किनारों पर प्रकाश का मुड़ना तथा अवरोध द्वारा बनी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, विवर्तन की घटनाएं दो प्रकार से होती है, एक फ्रेनेल विवर्तन और एक फ्रॉनहोफर विवर्तन। सबसे पहले मैं आपको फ्रेनेल विवर्तन के बारे में बता दूं कि फ्रेनेल विवर्तन में सोर्स और पर्दा दोनों ही अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं। अतः जो आपतित प्रकाश किरण होती है वो गोलाकार या बेलनाकार होती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश स्रोत रैखिक है या बिंदुवत है। दोस्तों, फ्रॉनहोफर विवर्तन में जो स्रोत है और पर्दा दोनों की अवरोध से अनंत दूरी होती है और इसके लिए अवरोध पर आपतित प्रकाश किरण को उत्तल लेंस की सहायता से एकांतर किया जाता है तथा विवर्तित समांतर किरणों को अन्य उत्तल लेंस की अर्थात दूसरे उत्तल लेंस की सहायता से पर्दे पर फोकस किया जाता है। इस प्रकार से विवर्तन की दो घटनाएं होती है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। स्टूडेंट्स, विवर्तन की घटना को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि दो रेजर ब्लेड लीजिए। दोनों नया रेजर ब्लेड होने चाहिए और दोनों रेजर ब्लेडों के धार को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से अपने तर्जनी और अंगूठा दोनों के माध्यम से ऐसे फंसाइए। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे फंसाइए और फंसाने के बाद यहाँ जो आपको दोनों धार के बीच में जो होल दिखाई देगा, छिद्र दिखाई देगा स्टूडेंट, उस छिद्र को किसी भी प्रकाश स्रोत पर रखेंगे जब आप, तो उसमें जो रंगीन फिल्म दिखाई देती है वही रंगीन फिल्म आपका विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई रुमाल है तो रुमाल को अपने आँख पर बांध लीजिए। इस प्रकार से बांधने के बाद धूप में जब आप देखेंगे तो धूप में देखने पर रुमाल के से जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देते हैं, उन छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से कुछ रंगीन फिल्म दिखाई देती है। इन रंगीन फिल्मों, रुमाल के इस छिद्र में जो रंगीन फिल्म दिखाई देती है दोस्तों, ये रंगीन फिल्म विवर्तन की घटनाओं को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण है दोस्तों, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि अगर किसी प्रकाश के मार्ग में कोई गोलाकार अवरोध रख दिया जाए
तो यह गोलाकार अवरोध के बीच में अर्थात केंद्र भाग में एक धब्बा दिखाई देगा, और इस धब्बे को गौर से जब आप देखेंगे तो यह एक चमकीला धब्बा जैसा दिखने लगेगा। तो ये भी एक विवर्तन की घटना को प्रदर्शित करने का उदाहरण है। स्टूडेंट्स, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण जो है स्टूडेंट, जैसे यांत्रिक तरंगे हम जानते हैं कि दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश ही कंपन करते हैं, किंतु अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है और इसका जवाब भी इसी में मिल जाएंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। क्यों? और इसका जवाब भी आपको मिल जाएंगे। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। उदाहरण के लिए बता सकते हैं कि यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत दिशा में गमन करती है तो उसे कंपन कागज के तल में होंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती स्टूडेंट। प्रकाश तरंग में विद्युत वेक्टर अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय वेक्टर अर्थात चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तलों में एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों के कारण अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। स्टूडेंट्स, साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप में अथवा सममित रूप में होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, जैसे विद्युत बल्ब का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश इत्यादि। स्टूडेंट्स, यदि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ कंपन विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है और समतल ध्रुवित प्रकाश को रेखीय ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं, अर्थात लीनियर पोलराइज्ड लाइट भी कहा जाता है। ध्रुवण को पोलराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, एक चित्र के माध्यम से हम आपको ध्रुवण का प्रदर्शन बता रहे हैं, जिसमें आप P से Q की ओर जाने वाली तरंग को देख लीजिए। S1 और S2 जब एक दूसरे के समांतर होंगे और S1 और S2 जब एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे तो स्थिति क्या होगी? स्टूडेंट्स, परावर्तन द्वारा ध्रुवण चलते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सन 1808 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री मेलस ने पाया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, पानी इत्यादि के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वह आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। परंतु सन 1811 में बूस्टर ने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उन्होंने ज्ञात किया कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर ध्रुवण की मात्रा बढ़ जाती है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है और आपतन कोण के इस मान को ध्रुवण कोण कहते हैं और इसे स्मॉल IP के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुवण कोण को ही ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। अर्थात अगर हम इसको एक परिभाषा के रूप में बताएं तो हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है ध्रुवण कोण कहलाता है। आइए तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम बूस्टर के नियम में। बूस्टर के नियम को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान 57 डिग्री तथा जल के लिए ध्रुवण कोण का मान 53 डिग्री 53 डिग्री होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ब्रूस्टर का नियम लिख दिया है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्शज्या के बराबर होता है, अर्थात म्यू = tan IP।
अब इसके लिए हम एक डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट, मानते हैं कि ये कोई सतह है, सतह के ऊपर विरल माध्यम रेयर मीडियम एयर है, नीचे में डेंसर मीडियम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। एक आपतित प्रकाश किरण पॉइंट बी पर ए बी आ रही है जो BC दिशा में रिफ्लेक्ट हो जा रही है और BD डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो जा रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा। ये आपतन कोण IP होगा। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए इसको भी मान लेते हैं कि ये भी परावर्तन कोण भी IP हो गया। ये एक नॉर्मल लाइन है, P एंड Q दे रहे हैं स्टूडेंट्स, P एंड Q। स्टूडेंट ये अपवर्तन कोण होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल्स, इसको हम लोग मान ले रहे हैं RP या ओनली R। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ से ऐसे एंगल लें ये तो 90 डिग्री बनेगा, अगर हम यहाँ से ऐसे लें तो भी 90 डिग्री बनेगा। तो इस 90 डिग्री को न लेकर हम परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के कोण लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मानते हैं कि ये जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये समतल ध्रुवित के लिए हम डायरेक्शन बना रहे हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश इधर भी आएगी तो समतल ध्रुवित ही रहेगी और परावर्तित होने के पश्चात भी सेम कंडीशन रहेगा। स्टूडेंट्स, मान लिया कि कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होता है, तब स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू होता है साइन I अपॉन साइन R। यहाँ पर आपतित कोण IP है तो ये साइन IP हो जाएगा और अपवर्तन कोण R है तो यहाँ पर केवल R हो जाएगा, अपवर्तन कोण R। स्टूडेंट इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट बताएंगे परंतु हम जानते हैं कि बूस्टर का नियम बोलता है म्यू इक्वल टू tan IP। इसको दे देंगे स्टूडेंट समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट ये भी हम जानते हैं कि साइन IP अपॉन R IP, इसको हम लिख सकते हैं या हम यह बता सकते हैं कि इनका एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 का तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स tan IP इक्वल टू साइन IP अपॉन साइन R। स्टूडेंट हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम दे देंगे साइन IP अपॉन कॉस IP इक्वल टू हो जाएगा साइन IP अपॉन साइन R। स्टूडेंट्स ऊपर से साइन IP और साइन IP दोनों पक्षों का कट जाएगा तो ओनली हमारे पास बचेगा कॉस IP इक्वल टू साइन R, ये बचेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 को जब हम हल करेंगे तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स हम इधर चलते हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इसलिए बता देंगे कि कॉस 90 एक मिनट स्टूडेंट, कॉस के प्लेस पर साइन हो जाएगा, चूंकि साइन है हमारे पास इसलिए साइन 90 माइनस IP इक्वल टू साइन R। स्टूडेंट्स इधर का साइन और इधर का साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास ओनली 90 माइनस IP इक्वल टू R। इस IP को उधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर टू RHS, देन 90 इक्वल टू IP प्लस R, या हम इसी को लिख सकते हैं IP
प्लस आर इक्वल टू 90। ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, यही बूस्टर के नियम को प्रूव करता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पोलेराइड में। स्टूडेंट्स पोलेराइड होता क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल व सस्ती युक्ति को पोलेराइड कहते हैं। स्टूडेंट आप धूप के दिनों में चश्मा पहनते हैं, रंगीन कांच के चश्मे पर कलर दिखते हैं, आपको धूप की चकाचौंध कम दिखाई देती है, तो उस चश्मे के शीशे में ग्लास में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे पोलेराइड कहते हैं। अब पोलेराइड की खोज कब हुई थी और इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसकी कार्यविधि क्या है, उसके बारे में आप जान लीजिए। आप मेरे स्क्रीन पर लिखे शब्दों को जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट्स। सन 1932 में E.H. लैंड ने एक विशेष विधि विकसित करके पोलेराइड का निर्माण किया था। इसमें एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। दोस्तों एक फिल्म होती है जिसको कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट या आयोडोक्विनाइन सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैला कर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे। ध्यान देंगे दोस्तों स्टूडेंट्स कि इस प्रकार से क्रिस्टल को फैलाते हैं कि सारे क्रिस्टल के अक्ष जो हैं वो एक दूसरे के समांतर रहे। अब इसकी विधि मैं बताता हूँ। जब साधारण प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होती है तो उसके वे ही वेक्टर विद्युत या विद्युत क्षेत्र पोलेराइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। जब दोनों पोलेराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं तो पहले पोलेराइड, जिसे ध्रुवक कहते हैं, से निर्गत प्रकाश दूसरे पोलेराइड, जिसे विश्लेषक कहते हैं, पहले पोलेराइड को ध्रुवक और दूसरे पोलेराइड कण को विश्लेषक कहते हैं, से भी निर्गत हो जाता है। किंतु जब वे एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो पहले पोलेराइड में निर्गत प्रकाश दूसरे पोलेराइड द्वारा रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। फलस्वरूप निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है। इस स्थिति में दोनों पोलेराइड क्रासित पोलेराइड कहलाते हैं। दोस्तों ये विधि थी जिसके कारण प्रकाश की चकाचौंध कम हो जाती है। दोस्तों इसके बहुत सारे उपयोग हैं जिनमें मैं आपको कुछ उपयोगों का हेडिंग बता दे रहा हूं। आप इसके डिटेल बाद में चर्चा कर लीजिएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा। पहला है प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में। दूसरा है रात्रि के समय आमने सामने के दो वाहनों को सुरक्षित पार करने में। तीसरा है धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन में। चौथा है ध्रुवित प्रकाश से या ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में। पांचवा है अध्रुवित प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश और अंतिम है पोलेराइड कैमरा और फोटोग्राफिक्स में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी दो उपयोग होते हैं 3 विमा वाले चित्रों को देखने में। वायुयान और ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में भी पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पोलेराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पोलेराइड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम तथ्यात्मक प्रश्न कह सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनसे संबंधित प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।